मदन मोजी छंगड़। सम्मानित मंच आदरणीय श्री रामकिशन जी आचार्य साहब, मंच पर विराजमान पंडित अशोक जी, खेलकूद के भीष्म पितामह श्री हुक्मचंद जी, हमारे परिवार के मुखिया श्री नंदलाल जी और पंडित जी के सुपुत्र श्रीलाल जी मेरे सहपाठी भी रहे हैं, और राजेंद्र जी, यहाँ पधारे हुए महानुभाव, लाल फौज के हमारे सदस्य गणेश जी, राजेंद्र जी, LIC के प्रेम जी और सूरा साहब, विजय सिंह जी और शास्त्री जी के परिवार के परिजन, हमारी चाची जी भी उनका नेतृत्व कर रही है। तो यहाँ इस पुनीत अवसर पर पधारे हैं, मैं तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा पंडित जी अभी बता ही रहे थे, आज रामकिशन जी आए हैं, लेकिन देवी सिंह जी किसी कारणवश नहीं आ पाए। रामकिशन जी वरिष्ठ हैं और बीकानेर केवल अपन आघोर की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं इनके दिमाग में तो पूरे बीकानेर का नक्शा रहता है कि बीकानेर का विकास कैसा होना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज करनी उचित रहेगी और कौन सी अनुचित रहेगी। तो मैं इस अवसर पर रामकिशन जी से कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर की स्थापना बड़ी संक्षिप्त में वर्णन करूंगा, क्योंकि बहुत इतिहास बड़ा है इसका संसोलाव का। तो बीकानेर की स्थापना विक्रम संवत 1545 में हुई और अभी हमने 535वां स्थापना दिवस मनाया है अक्षय तृतीया के दिन, और ठीक उसके 27 वर्ष बाद विक्रम संवत 1572 में इस संसोलाव तालाब का निर्माण हुआ। हमें फक्र है इस बात पर कि आज हम जिस भूमि पे बैठे हैं ये 508 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसकी भी स्थापना दिवस आने वाली है जेठ के महीने में तालाब की। तो जब बीकानेर की स्थापना हुई, राव बीका जी के साथ एक दल आया था और एक टीम थी, उनके साथ एक समूह था। तो उनके साथ में शेख साहूकार भी आए थे, पंडित लोग भी आए थे और कुछ सैनिक भी आए होंगे। तो उनके साथ सालू जी राठी आए थे। सालू जी राठी का सबसे बड़ा पुत्र शिवजी थे। कहीं उनका इतिहास में नाम शिवराज आ रहा है, कहीं उनका नाम शिवू जी आ रहा है। तो शिवराज जी को बीकानेर स्टेट द्वारा महोता पदवी दी। ये महोता पदवी है और इस पदवी से जाकर आगे चलकर ये जाति बन गई महोता जाति। तो शिवजी जो वैश्य वर्ग से थे, माहेश्वरी थे, राठी थे, उनका पुत्र सांसो जी महाजन, जिनके द्वारा ये संसोलाव तालाब का निर्माण करवाया गया। इस अवसर पर मैं महोता जाति को बीकानेर की जनता की ओर से हार्दिक उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि किस दौर में उन्होंने इस तालाब का निर्माण करवाया था, जब यहाँ पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे तालाब का निर्माण करवाया। ये बड़ा परोपकार का उन्होंने कार्य किया था और यह पुनीत भूमि में, इसीलिए इस भूमि को पुनीत भूमि कहता हूँ। जब तालाब बना, वहाँ पानी की व्यवस्थाएं हुई, तो शहर के लोग उस पानी को पीकर अपना जीवन यापित करते रहे। और आपने कभी राजेंद्र जी व्यास की पुस्तक देखी है तो उसमें उन्होंने बीकानेर के, पश्चिमी बीकानेर के संतों का वर्णन किया है। तो उसमें से अधिकांश संत महात्मा इस सांसोलाव तालाब के इर्द गिर्द निवास करते रहे हैं, क्योंकि जहाँ पानी होता है वही संत रहता है, जंगल में संत रहता है। तो जो ये बीकानेर को हमें संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है, तो ये संतों की भी भूमि है जिस भूमि पे हम यहाँ बैठे। तो सांसो जी महाजन ने इस तालाब का निर्माण करवाया और महोता जाति लोक कल्याण की भावना से उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। चाहे आप महोता रसायनशाला देखें, चाहे आप महोता की जो धर्मशाला देखें, और महोता द्वारा जो 1908
1908 में एमएम स्कूल की स्थापना की गई। गांव से आने वाले बच्चों के ठहरने के लिए विद्यार्थी गृह बनाया गया जो दशेश्वर गेट के अंदर है, और खेल मैदान भी मोहताज जाति ने बनाए। वेद पाठशालाएं भी उनके द्वारा संचालित की गई। तो मैं सोचता हूँ शिक्षा और चिकित्सा और इस पेयजल के लिए उनके कुएं भी है। दशेश्वर गेट के अंदर एक कुआ है, एक कुआ यहाँ संतोला में है, और एक कुआ उनका प्रकाश चित्र के पास भी मोहताज जाति द्वारा बनवाया गया है। तो मैं उन मोहताज जाति द्वारा पेयजल, शिक्षा और चिकित्सा के लिए लोक कल्याण की भावना से जो काम किए गए हैं उनके लिए उनको मैं हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ, उनके पूर्वजों को नमन करता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि मोहताज जाति शिथिल क्यों हो गई? पहले जो राज था स्टेट के टाइम में वो उनको संरक्षण देता था। आज जब वो व्यापार धंधे करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए रामकिशन जी, यथार्थ बात कह रहा हूँ, आप उसको बुरा न मानना, राजनेताओं के भय से, क्योंकि उनके व्यापार चलते हैं और यदि वे यहाँ कुछ करेंगे तो उनके व्यापार ठप हो जाएंगे। और हम जैसे लोग तो इसलिए करते हैं कि अकाल में बकरी कभी मरती नहीं, क्योंकि उसका पेट छोटा होता है, और ब्राह्मणों का भी उनकी आवश्यकताएं, उनकी अपेक्षाएं बहुत कम होती है, और हम तो भिक्षावृत्ति से भी काम चला लेंगे, इसलिए हम किसी से भय नहीं करते हैं, भयभीत नहीं होते हैं और इस मैदान में डटे हुए। आज जो हम इस अभियान को चला रहे हैं तो इसके पीछे मैं अकेला नहीं, मैं चौथी पीढ़ी में आ रहा हूँ इस संतोला बाघों को संरक्षण के लिए। पहले ये विजय सिंह जी बैठे हैं, इनके पूर्वज बाजी स्टेट की तरफ से यहाँ निगरानी करते थे, इसकी सुरक्षा करते थे। उसके बाद स्टेट का राज चला गया, तो स्टेट का यानी राजाओं के राज चले गए। तो उसके बाद मोहता परिवार द्वारा ईश्वर लाट साहब को यहाँ नियुक्त किया गया था, जो तालाब में कोई डूब के न मरे, और आगोर की भी वो सुरक्षा करते थे। और जब पानी में लोग तैरने आते थे तो वो इस बात का भी ख्याल और ध्यान रखते थे कि कोई डूब के न मरे। जब तक लाट साहब यहाँ निगरानी करते थे, इस सांतोला तालाब में हजारों लोग तैरना सीखे हैं। डूबा उस समय कोई नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छे तैराक है। ईश्वर लाट साहब के साथ उनके अजीज मित्र थे बुलाकी सिंह जी, अपने विजय सिंह जी बैठे हैं, इनके दादाजी, वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। तो मैंने निवेदन किया, वो दूसरी पीढ़ी थी। तीसरी पीढ़ी के रूप में नथमल जी व्यास, केदार जी व्यास, एक अनपढ़ आदमी जिसकी आय का कोई स्रोत नहीं है और इस आघोर की सुरक्षा कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, उन्होंने वर्षों तक इस भूमि के संरक्षण के लिए कार्य किया। मैं उनकी भावनाओं को नमन। तो नथमल जी व्यास के समय भी कुछ उपलब्धियां हुई हैं। मैं सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, अनपढ़ व्यक्ति ने, अनपढ़ तो हो सकते हैं, कोई ये साक्षर ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं है। हमारी दादी और नानी अनपढ़ थी, लेकिन उनके संस्कार देखिए, उन्होंने कैसे पुत्र रत्न पैदा किए हैं जो आज समाज में अपना नाम कमा रहे हैं। तो नथमल जी ने जो कार्य किया, उनके कार्यकाल के समय की मैं कुछ घटनाएं निवेदन करूं कि वो संघर्ष करते रहे। 1987 में तहसीलदार का निर्णय था, मात्र यहाँ 35 कब्जे थे, किसी के गोबर के कंडे भी रखे हुए थे तो भी उसको कब्जा माना गया। टिकट की बाढ़ लगी हुई थी तब भी उसको कब्जा माना गया। तो ऐसे साधारण से कब्जे थे। और 1987 में तहसीलदार साहब का निर्णय था कि ये इनको हटा दिया जाएगा कब्जों को, उनका डिसीजन था, बेदखली के आदेश पारित हुए थे, लेकिन क्रियान्विति नहीं हुई। मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता क्रियान्विति क्यों नहीं हुई, क्रियान्विति नहीं हुई ये सत्य है। उसके बाद में नथमल जी आमरण अनशन बैठ गए। तो उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर नरपत राम जी बड़बड़, जिनका एक आदेश पारित हुआ था 89 में कि जो 87 का फैसला है उसको कोई चुनौती नहीं है, तो फिर इस 89 में जो उन्होंने आदेश दिया कि ये दुर्भाग्य की बात है जिला प्रशासन के लिए कि ये कब्जे नहीं हटे, तो इनको एक सप्ताह के भीतर हटाया जाए, लेकिन वे निर्णय आदेश भी लागू नहीं। यहाँ नित्य नई परिस्थितियां पैदा होती है, नित्य नए परिवर्तन होते हैं।
कुछ भोले भाले लोगों को यहाँ फंसा दिए जाते हैं, भूमाफियों को, और वो पैसा ऐंठ कर चले जाते हैं और बेचारे गरीब लोग और अनजान लोग यहाँ फंस जाते हैं ठाकुर। तो यदि हम निरंतर रूप से इसका शुरू से ही ख्याल रखते तो ये दशा आज इसकी प्राप्त नहीं होती। और फिर हद तो तब हो गई, इस आगोर में सबसे बुरा दिन आया कि मोहता जाति में से एक श्याम सुंदर मोहते ने इस पूरी जमीन को 348 बीघा जमीन को अपने नाम करवाया। पैसे के बल पर, भ्रष्टाचार के माध्यम से, हमें पता ही नहीं चला। 2008 में उन्होंने नामांकन करवाया, 10 में उन्होंने फिर रिलीज डीड के जरिए कुछ नामांकन करवाए। जब वो मैदान में आए, यहाँ टीकर की बाट लगानी शुरू की और हमने शहर में ऐसे शब्द सुने कि ये जमीन तो उन्होंने 2 करोड़ में खरीद ली, जिनकी हैसियत कुछ नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ में खरीद ली, तो हमने रेवेन्यू का रिकॉर्ड टटोला तो उसमें नामांकन पाया गया। हमने आदि से लेकर अंत तक के कागजात आगोर के पेश किए कलेक्टर साहब के सामने। एडीएम साहब की कमेटी बनी, जांच कमेटी बनी और इसमें निर्णय पारित हुआ कि ये भूमि आगोर की है और ये जो नामांकन हुआ है इसको निरस्त किया गया। यहाँ निर्णय बीकानेर रेवेन्यू बोर्ड में निर्णय आगोर के पक्ष में हुआ है और रेवेन्यू बोर्ड में मामला चल रहा है। और 17 में फिर एक संकट आया, जब दाऊ जी के स्वर्गवास होने के बाद इस मामले में सरकारी वकील ने तो केवल लिख दिया कि सुनवाई होगी और वास्तव में कुछ सुनवाई नहीं हुई। और जो आगोर समिति, उससे पहले एक और निवेदन करूं कि जब मामला यहाँ बीकानेर में चल रहा था, आगोर समिति उसमें पार्टी नहीं थी, लेकिन दाऊ जी भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने कहा ये सरकारी दावा कहीं उलट पलट हो सकता है, इसमें समिति को पार्टी बनना चाहिए। तो हमारी समिति उसमें पार्टी बनी। तो उस समय भी जो उसमें पार्टी थे उनको नोटिस शामिल हुआ और इस बिंदु पर बहस हुई कि संसोड़ा आगोर समिति को पार्टी माना जाए या न माना जाए। काशी विश्वनाथ की कृपा से फैसला फिर आगोर के पक्ष में हुआ और आगोर समिति को उसमें पार्टी माना गया। तो जो मैंने कहा दाऊ जी ने भविष्य दृष्टा थे, तो जब हमारी समिति पार्टी थी और इस दावे को आपने उस समय 2020 और 21 में सुना है, अखबारों में एक सीरीज चली थी कि रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू का खेल, पैसे के बल पर फैसले हो रहे थे। उसी की चपेट में यह संसोड़ा आगोर भूमि आ गई और सरकारी वकील ने कह दिया बहस हो गई। आगोर समिति के वकील को बहस करने का मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने एतराज दर्ज किया, तो मामले को पार्ट हर्ड कर लिया। मैं निवेदन करूं, पार्ट हर्ड क्या होता है? जो व्यक्ति जो जज आज सुनवाई कर रहा है, अगली तारीख पर वही सुनवाई करेगा, ये होता है पार्ट हर्ड। तो आज सुनवाई करने वाला जज साहब तो सेट हुए थे विपक्षी पार्टी से, तो फैसला तो आप समझ लो क्या होने वाला था। लेकिन इस काशी विश्वनाथ की कृपा से, और मैं सोचता हूँ बीकानेर की जनता का भाग्य काम कर रहा था। हमारे 4 कार्यकर्ता यहाँ से गए रेवेन्यू बोर्ड और चेयरमैन साहब से मिले वी श्रीनिवास जी से, और उन्होंने, मैं सोचता हूँ, बीकानेर के हितों को भापा और उस पार्ट हर्ड को रिलीज करने का काम किया। ये बहुत साधुवाद के पात्र है। तो मेरा निवेदन कि ये सबसे बुरा दिन था कि आगोर ही नहीं। अब हम इसकी संघर्ष चल रहे हैं, मामला रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है और दूसरी तरफ हम ये इस जमीन को पेड़ों के माध्यम से बचाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि देवी सिंह जी और सरपंच साहब ने मिलकर जो गोचित भूमि है उसका संरक्षण किया। लेकिन कहाँ राजा का रजवाड़ा और कहाँ धोबी का छाती कूटा। यहाँ किसी फिर एक देवी सिंह की जरूरत है जो इस वर्षों पुराने संघर्ष को समझे और इसके लिए कुछ कार्य करें। अन्यथा हम तो निर्बल हैं, हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। जैसे एक छोटा बालक होता है, उसका क्या बल हो सकता है? न वो हाथ हिला सकता, न वह पांव हिला सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ, या माताएं बहनें बैठी हैं, उसका सबसे बड़ा बल होता है बाला नाम रोदनम बलम। जब बालक रोता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसके पास में भटक जाती है, परिवार के समस्त सदस्य उसके पास जाते हैं, बच्चे के पास में, कह रहे इसके क्या हो।
कहीं चींटी ने तो नहीं काट लिया, कहीं कीड़े ने तो नहीं काट लिया, कहीं इसने टट्टी पेशाब तो नहीं कर दिया, कहीं ये भूखा तो नहीं है। अब देखो जो अबोला है उसकी बात को सुना जाता है क्योंकि उसका बल है रोना। तो हम इस काशी विश्वनाथ के आगे रोते हैं, आप महानुभावों के आगे रोते हैं, आप श्रीमानों के आगे रोते हैं। हमारे इस रोदन को सुनिए आप, ये दिल का दर्द है। यदि ये मौका चूक गए तो फिर ऐसा समय आने वाला नहीं है कि इसके लिए फिर कोई संघर्ष के लिए खड़ा होगा। ये जो मुहिम है यज्ञ की, संघर्ष के यज्ञ की, इसमें आप यथायोग्य आहुतियां डालें। और मैं सोचता हूँ एक साधारण आदमी क्या करेगा, जो जिम्मेवार लोग है बीकानेर के, मैं केवल रामकिशन जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत से लोग जिम्मेवार हैं जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको इधर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मैं यहाँ सभी लोग उपस्थित लोगों की ओर से उनसे अनुरोध करता हूँ, ये हमारा दर्द। तो मैंने निवेदन किया, मैं चौथी पीढ़ी के रूप में हूँ, तो नथमल जी व्यास जी मैंने बताया, बहुत रसूख वाले लोगों ने इस आगोट भूमि में से जमीन युवती से आवंटित करवा ली और नथमल जी ने उसका विरोध किया, वह आवंटन निरस्त हुई भूमि पर फिर नगर निगम से उन्होंने जो परमिशन होती है कार्य करने की, निर्माण की, वो जारी करवा ली, वो भी फर्जी। तो फिर नथमल जी ने उसका विरोध किया, वे भी निरस्त हो गई। जब ये निरस्त के कागज हमारे पास थे, अलॉटमेंट निरस्त हुआ उसके कागज हमारे पास में थे, और जो परमिशन है वो निरस्त हुई उसके कागजात थे। तो हमने वहां मिसल ढूंढने की कोशिश की, जिन लोगों ने पाप किए हैं समय आने पर प्रकट होंगे, वो दोनों मिसले वहां से गायब थे। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी और मैं वर्षों पुराने बस्तों को उतार कर हमने देखा, तो जो आवंटन की मिसल नंबर थे उस मिसल के, उससे एक नंबर पहले की मिसल पड़ी है और उसके बाद की मिसल पड़ी है, और वो मिसल गायब। और ऐसा ही वहां परमिशन वाले मामले में था। तो मेरा निवेदन, रसूख वाले लोगों ने यहाँ आगोट के साथ अत्याचार किया है, लेकिन नथमल जी उस संघर्ष को उन्होंने उनको मात दी है और वो संघर्ष करते रहे। तो आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं, ये केवल मेरी पूंजी नहीं, ये पूंजी बाजी के समय से है, ये पूंजी इसराज के समय से है, ये पूंजी बुलाकी सिंधी के समय से है, और ये पूंजी नथमल जी, गिरा जी और भी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे उनकी पूंजी है। और जब मैं इतने लोगों का पुण्य किया हुआ कार्य की शक्ति मुझे मिलती है, तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ? आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ? और फिर मैं रोना जानता हूँ, जो हर कोई नहीं जानता, तो ईश्वर का भी मुझे साथ मिलता है, मिलता रहेगा। और मैं मैंने बातें ज्यादा कह दी होगी क्योंकि ये दर्द है, वो है ना, प्रेम दीवानी मीरा उसका दर्द न जाने को। तो जिसको कृष्ण से प्रेम होता है और मीरा जैसी कोई दीवानी बनती है, तब वो दर्द जानते हैं। तो मेरे आगोट का दर्द था, मैंने सीमित शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। आज का वैशाख का महीना है, बड़ा पावन महीना है, और हम एक पुण्यात्मा की स्मृति में यहाँ पीपल पूजन का एक पुण्य कार्य करने के लिए यहाँ शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं। आदरणीय रामकिशन जी भी पधारे। तो बाबूलाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, ज्योतिष और कर्मकांड में उनका एक अपना नाम था, वो एक साधारण शिक्षक थे। तो उन्होंने, जैसे शिवशंकर कह रहा था, ये उनका विद्यार्थी रहा है, तो उन्होंने मकान कौन सा ऊंचा जाता है, किस कमजोर नींव वाले मकान को क्या ऊंचा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो प्राइमरी के टीचर थे, उस समय बच्चे की नींव तैयार की जाती है शिक्षा के मामले में। तो वो रामकिशन जी और बाबूलाल जी और नटवरलाल जी, ये ऐसे शख्स थे जो हमारे मोहल्ले के बच्चों को एक उनकी नींव मजबूत करते थे, और उनसे जो पटके जाते थे वो कहीं आगे रुकते नहीं थे। अर्थात वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए सरकारी पदों को सुशोभित करते हैं। मैं बाबूलाल जी की इस शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य को नमन करता हूं। हमारा उनसे एक रिश्ता है,
बाबूलाल जी के पिताजी लाली जी किराडू हरिदास जी ओझा के मित्र थे। दाऊ जी वहाँ के दोहिते थे हरिदास जी के, और किराडू पूरे इच्छालाल जी के दोहिते हैं, तो हमारा उनसे एक ये भी सामने था। और जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी के साथ कई बार बाबूलाल जी के वहाँ जाता था। बड़ी सादगी से उनकी जीवन शैली थी। और जब भी मैं गया हूँ उनके पास फ्रेंड रहते थे, उनको वो टटोलते रहते थे, पता नहीं वो क्या जानकारी उसमें से हासिल कर रहे होते थे। जैसे पिताजी जाते तो वो उनसे बातचीत करते कि दाऊ जी किस लिए आए। एक बड़े सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। और जहाँ तक ज्योतिष और कर्मकांड में उन्होंने न जाने अनेक शिष्यों को तैयार किया है, और जो आज बीकानेर का गौरव है, उसी परंपरा को जो शास्त्री जी की परंपरा थी उसका निर्वाह कर रहे हैं। वे हमारे जो रम्मत के ख्याल होते हैं, ये स्टेट के समय से रमते चल रही हैं। रामकिशन जी भी इसके बारे में जानते हैं। तो जब राजाओं के द्वारा कोई अत्याचार किया जाता था तो रमत में जो ख्याल बनता था उसमें उसका उल्लेख होता था। आज भी वह परंपराएं चल रही है। जब सरकार की ओर से कुछ जनता के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं तो वो ख्याल में गाए जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारे बारेबाड़ की रमत में बाबूलाल जी निर्भीक कवि थे, जिन्होंने जनता के खिलाफ होने वाली किसी आवाज को बुलंद करने के लिए ख्याल का उपयोग किया। वे ख्याल के रखिए। बाबूलाल जी एक सिद्ध कवि थे। सिद्ध कवि किसे कहते हैं? जो उन्होंने रचना की है वो फलीभूत हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सिद्ध कवि कहते हैं। उसकी कविता को सिद्ध कहते हैं, सिद्ध कविता कहते हैं। तो आपने जो 80 के दशक के जानकार हैं, बीडी कल्ला साहब पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने गीत बनाया था, बीडी कल्लो बड़ो है भल्लो, थोड़ो ये टाबरियो, बूट देकर इन्हें यारो भेज ले थे जयपुरियो। तो चाहे कम मार्जिन से कल्ला साहब जीते होंगे, लेकिन उनकी वाणी सिद्ध हुई और वो चुनाव जीत कर जयपुर गए। उसमें उल्लेख था मंत्री का भी, तो वो मंत्री बने, उप मंत्री बने थे। उससे वहां से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। बाबूलाल जी थोड़े हाजिर जवाबी थे, तो उनके मित्र कभी कहते थे कि शास्त्री जी आपने तो गीत बनाया था कि उसको भला आदमी बताया कि नहीं, मैंने भला आदमी नहीं कहा, मैंने तो टाबरिया कहा। टाबर जब तक होता है तब तक वो भला ही होता है। और फिर ये राजनीति का क्षेत्र है, उसमें जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो जो शुरुआत की, मैं सोचता हूँ वो चरित्र नहीं रह सकता। तो बाबूलाल जी कहा कि मैंने तो सही बनाया था, उस समय वो टाबर थे। अब आप राजनीति में दो पक्ष होते हैं, अच्छे से अच्छे काम करने वालों की भी आलोचना होती है। तो जो उनके आलोचक थे वो बाबूलाल जी से मस्करी करते थे, मजाक करते थे। तो बाबूलाल जी हाजिर जवाबी थे, तो उन्होंने कहा मैंने गीत बनाया था, उस समय तो वो टाबर थे, निर्दोष थे, उसमें कोई दोष नहीं था। ये तो बाद में जो राजनीति है उसका दोष है, इसमें मेरी कविता का कोई दोष नहीं। तो मैं ऐसे सिद्ध कवि को, ऐसे ज्योतिष और कर्मकांड के जानकार, बीकानेर के हमारे गौरव बाबूलाल जी किराडू, जिनकी आज पुण्य स्मृति में ये पुनीत कार्य हुआ है, और मैं उनके परिवारजनों को बहुत ही इस अवसर पर उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत पुण्य कार्य किया है। राजेंद्र जी प्राय हमारे यहाँ आते हैं, मेरे को मिलते रहते हैं, कोई सेवा मेरे लायक हो ये कहते रहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप तो एक बार आते रहिए, तो मैं कोई सोचूंगा उससे ज्यादा अच्छा ये सोचेंगे और यहाँ के क्षेत्र के लिए वो और ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं राजेंद्र जी का भी इस अवसर पर उनकी उदारचित, उनकी साधु पना, जो उनकी सादगी है, उनके लिए, उनका मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और पुनः इस मंच का आभार, आप सभी महानुभावों का आभार, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।